Good evening dear student, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher। कल के क्लास में हम लोग यानी पिछले क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किए थे बेटा, ठीक। उसमें हम लोगों ने अर्ली एक्सपेरिमेंट देखा था, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है क्या, इन सब सारी चीज़ों को बेटा हम लोग देख चुके थे। आइए उसके आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने आपको बताया बेटा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 रिड्यूस होती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और वाटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा बेटा कि CO2 का कन्वर्जन CO2 और H2O यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन होता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसी प्रोसेस में सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी में और वो स्टोर कर ली जाती है फूड मॉलिक्यूल्स में, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखा कि 18th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के वो सभी सॉइल से आते हैं। लेकिन 18th सेंचुरी में स्टीफन हेल्स ने, जिन्हें हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने ये क्लियर किया था कि इन्वायरमेंट और लाइट का भी रोल है फोटोसिंथेसिस में। प्रिस्टले ने क्लियर किया कि प्लांट्स किसी तरह से अगर देखें बेटा तो ये क्या करते हैं कि एयर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक। जैन इंजनहाउस ने ये क्लियर किया कि प्योरीफिकेशन ऑफ एयर के लिए लाइट जरूरी है। डार्कनेस में या लाइट के एब्सेंस में प्लांट भी क्या करते हैं कि ये जो है कि एयर को डैमेज करते हैं, ठीक। इसके बाद आपने देखा था, ठीक, कि एंजलमैन ने फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो किया और ये क्लियर करने की कोशिश की कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट वेवलेंथ लाइट की वो है रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, ठीक। फिर आपने देखा था कि जूलियस वान जैक ने ये प्रूव किया या क्लियर किया कि इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की ग्रोथ होती है, ठीक। इसके साथ साथ कार्नेलियस वान नील ने ये क्लियर किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवाल्व होती है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो CO2 से नहीं बल्कि किससे आती है, H2O से। क्लियर हो गया बेटा। फिर उन्होंने ये भी क्लियर किया था बेटा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से, किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जैसे H2O हो गया, H2S हो गया, क्लियर हो गया बेटा, किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं किसे, CO2 को। क्लियर हुआ। यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज होते हैं किससे, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से, और ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिलीज हुआ हाइड्रोजन ये क्या करता है कि CO2 को रिड्यूस करता है किसमें, स्टार्च में या अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि H2O हाइड्रोजन डोनर है किसमें, प्लांट्स में, और वहीं H2S हाइड्रोजन डोनर है उन माइक्रोब्स में जिस पर उन्होंने स्टडी किया था पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। जब इन्होंने ये प्रूव किया कि ऑक्सीजन इवाल्व होती है वाटर से तो इसको रूबेन हासिद एंड कॉमन यानी रूबेन एंड एसोसिएट्स ने रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के थ्रू इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसमें किया क्या कि उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप O18 को यूज किया जबकि नॉर्मली प्लांट को इन्वायरमेंट से क्या मिलता है, O16, ठीक। और इससे ये प्रूव किया था कि O18 कहाँ पे आ रही है, H2O में यूज किया और वहीं O18 आ रही है किसमें, ऑक्सीजन के रूप में। तो इतने चीजें एक्सपेरिमेंट। इसके साथ साथ आपने देखा था कि रॉबर्ट हिल की लेबोरेटरी में NADPH या फिर कह लीजिए कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को डिस्कवर किया गया और ये क्लियर हुआ कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो H2O से आता है वो डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करता CO2 को बल्कि पहले रिड्यूस करता है NADPH को।
क्लियर हो गया, यानी NADP प्लस को, और वो NADP प्लस रिड्यूस होता है NADPH2 में, ठीक, और वो रिड्यूस करता CO2 को, ठीक। इसके साथ साथ अरनान साहब ने ये क्लियर किया बेटा, उनके लेबोरेटरी में जो एक रिसर्च हुआ उसमें ये क्लियर हुआ कि लाइट एनर्जी ये नेसेसरी है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। एटीपी की सिंथेसिस को आपने देखा कि क्या है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को अटैच करते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। यानी एटीपी की सिंथेसिस क्या हो गई? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट विथ द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं फास्फोरिलेशन, ठीक। यहां फास्फोरिलेशन के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? सनलाइट से। यहां फास्फोरिलेशन के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? सनलाइट से, ठीक। इसीलिए इस एटीपी की सिंथेसिस को कहते हैं बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये सब कॉमन रहे बेटा जो है क्या? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हो गए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस ये हो गया। अब आइए देखें बेटा कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक। अब यहां पर ये क्लियर करें बेटा कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देखिए बेटा थर्ड टॉपिक हम लोगों की रही वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, क्लियर हो गया बेटा। आप ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। किस में होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस किस में होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया बेटा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि जूलियस वान जैक ने 1854 में यह क्लियर किया था कि इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट में, किसमें? इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की ग्रोथ होती है। समझ में आ गई बात? सीधा सा यहां से ये हिंट मिल जाता है कि इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट अगर देखें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें बेटा तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। क्लियर हुआ बेटा? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की क्या मीनिंग हो गई कि यानी इसमें टू मेम्ब्रेन्स होंगे बेटा, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। क्या क्या होगी बेटा? टू मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई बेटा और दूसरी कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन, ठीक। देखिए अगर हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर क्लियर करें बेटा, देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अगर क्लियर करें तो ये इसका देखिए हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गई, इसे कह लें बेटा आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखिए अभी आपने देखा बेटा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई बेटा और ये इसकी हो गई इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। ठीक। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक। इनर मेम्ब्रेन में अगर आप देखें बेटा, इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्पेस को क्या कहें? स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्पेस को क्या कह लिया जाए बेटा? स्ट्रोमा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में इंटर मेम्ब्रेन या कह लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है मेम्ब्रेन का नेटवर्क यानी मेम्ब्रेनस नेटवर्क। समझ में आ गई बात? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है मेम्ब्रेनस नेटवर्क। इस मेम्ब्रेनस नेटवर्क को सपोज कीजिए बेटा कि ये है मेम्ब्रेनस नेटवर्क, ठीक। क्या है? ये सपोज कीजिए बेटा कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क है।
समझ में आई बात? ठीक, इस मेम्ब्रेनस नेटवर्क में ये देखिए, सपोज कीजिए बेटा मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, ठीक। और मेम्ब्रेनस नेटवर्क क्या है? देखिए और मेम्ब्रेनस नेटवर्क हैं ये, क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अब देखिए एक ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क हो गई और एक ये, क्लियर हो गया? इसमें अगर देखें बेटा तो ये जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क हैं ये स्टैक हो रही हैं, स्टैक्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क, स्टैक्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क को कह लें बेटा ग्रेना। क्या कह लें? इस स्टैक्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क को क्या कह लें बेटा? ग्रेना। क्लियर हो गया? और इसके साथ साथ इसमें जो, इसके साथ साथ अगर कि आप देखें बेटा तो इसमें जो ये इलांगेटेड नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, ठीक, इसको क्या कर लें बेटा? स्ट्रोमा लैमेली। देखिए बेटा इसे क्या कह लें? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, देखिए इसे स्ट्रोमा लैमेली, और जिससे ग्रेना का फॉर्मेशन या ग्रेनम का फॉर्मेशन हो रहा है इसे कहें बेटा ग्रेना लैमेली। क्या कहें इसे? ग्रेना लैमेली। समझ में आ गई बात? ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर हो गया बेटा? जो क्वान लाइक स्ट्रक्चर हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं जो स्टैक हो रहे हैं, कुल मिलाकर के क्वान यानी सिक्के के ढेर जैसे, ठीक, वो बना रहे हैं बेटा ग्रेनम, और उसकी लैमेली को कह लें बेटा ग्रेना लैमेली। ठीक, और जो स्ट्रोमा में थ्रू आउट अगर देखें बेटा तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन्हें कह लें स्ट्रोमा लैमेली। अगर आप अपने एनसीईआरटी में केयर करें बेटा तो इनके लिए एक और वर्ड यूज किया है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्या वर्ड यूज किया है बेटा? देखिए इसके लिए एनसीईआरटी में एक और वर्ड यूज किया है बेटा, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया बेटा? इन्हीं मेम्ब्रेन के लिए ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली भी यूज किया गया है। ठीक, तो अब देखिए कि थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली में डिफरेंस क्या होगा बेटा? क्लियर हुआ? जितना इसका मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, जितना इसका मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, क्लियर हो गया बेटा? इन स्ट्रोमा, ठीक, इसी को कह लें बेटा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, समझ में आ गई बात? और जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ग्रेना का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ग्रेना का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन्हें कहें ग्रेना लैमेली। क्या कर लें? जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ग्रेना का फॉर्मेशन कर रहे हैं या ग्रेनम का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन्हें कह लें ग्रेना लैमेली। ठीक, और जो स्ट्रोमा लैमेली का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन्हें कह लें बेटा स्ट्रोमा लैमेली। क्या कह लें? स्ट्रोमा लैमेली। तो ग्रेना लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन समझ में आया बेटा? स्ट्रोमा में प्रेजेंट टोटल जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट जो टोटल मेम्ब्रेनस नेटवर्क है उसे कहें थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। समझ गए बात को? और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से जिनसे ग्रेना का फॉर्मेशन हो रहा है या ग्रेनम का सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल ग्रेना, अगर जिनसे ग्रेनम या ग्रेना का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें क्या कहें? ग्रेना लैमेली। और जिनसे स्ट्रोमा का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें क्या कहें? स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखिए, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली
ठीक, ग्रेना लैमली एंड स्ट्रोमा लैमली, ग्रेना लैमली एंड स्ट्रोमा लैमली, ये दोनों पिगमेंट कंटेनिंग क्या है, ये दोनों पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन है। यानी पिगमेंट्स कहां पे हैं बेटा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कहां पे हैं, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पे हैं, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पर हैं, ग्रेना लैमली पर हैं और स्ट्रोमा लैमली पर हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट में एक तो हो गया, और इसके बाद देखिए बेटा कि ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क, ये मेम्ब्रेनस यानी थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन जो है, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन ये भी डबल मेम्ब्रेनस हैं। ये भी कैसे हैं, ये भी हैं डबल मेम्ब्रेनस, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन्स भी डबल मेम्ब्रेनस हैं। और इनके साथ साथ इनकी जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच, इनकी जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूमेन। ठीक, इस ल्यूमेन का फोटोसिंथेसिस में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। समझ में आई बात? ल्यूमेन में आप देखिए बेटा तो क्या है, इस ल्यूमेन में आप देखिए तो वाटर है और प्लस साल्ट। क्या है, वाटर प्लस साल्ट। ये साल्ट कैसे हैं, डिजॉल्व्ड। कैसे साल्ट हैं, डिजॉल्व्ड साल्ट्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें बेटा तो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यहां पर आप देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या हो गए बेटा, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रोमा। ठीक, स्ट्रोमा में मेम्ब्रेनस नेटवर्क जो प्रेजेंट है उनको कहेंगे थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। ठीक, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क टू टाइप्स के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्ट्रक्चर हो गया बेटा ग्रेनम या ग्रेना लैमली जिसका जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा हो गया बेटा स्ट्रोमा लैमली या फिर कह लीजिए स्ट्रोमा लैमली। ठीक, इन्हीं मेम्ब्रेन पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जिनके बीच ल्यूमेन प्रेजेंट होती है जिसमें वाटर और साल्ट प्रेजेंट है। ठीक, इसके साथ साथ और जान लीजिए क्लोरोप्लास्ट में कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है डीएनए। क्लियर हो गया बेटा? इसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट में इसी के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। लेकिन ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं, जिसे आप कह सकते हैं बेटा 70S टाइप राइबोसोम। कैसे राइबोसोम है बेटा, 70S टाइप। तो डीएनए आप जानते हैं बेटा कि जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि क्लोरोप्लास्ट कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन अपने डीएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन अपने डीएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर सकता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए आप अगर देखें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहेंगे। क्या कहेंगे क्लोरोप्लास्ट को, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ठीक, देखिए तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट ये हो गया बेटा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल।
सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल की क्या मीनिंग हो गई? देखिए सेमी में अगर देखें बेटा तो सेमी मीन्स हो गया हाफ, सेमी मीन्स क्या हो गया? हाफ। और ऑटोनॉमस मीन्स हो गया बेटा इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस मीन्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। यानी क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनल है बेटा? हाफ इंडिपेंडेंट। हाफ इंडिपेंडेंट की मीनिंग ये हो गई कि न्यूक्लियस आप जानते हैं बेटा कि सेल का ब्रेन कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस पूरे के पूरे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्लोरोप्लास्ट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ कंट्रोल स्वयं क्लोरोप्लास्ट का अपने जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम के थ्रू हो जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे बेटा? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। देखिए देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्पेस को क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस नेटवर्क जिन्हें कहेंगे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन स्टैक्ड होकर के पाइल लाइक अगर देखें बेटा तो क्वांस पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम का प्लूरल हो गया ग्रेना। और जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन अटैच कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं और एक्सटेंड है स्ट्रोमा में, उन्हें कह लेंगे स्ट्रोमा लेमली। क्लियर हो गया बेटा? इसके स्ट्रोमा में डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट अपनी कुछ एक्टिविटीज को स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन एंजाइम स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस बेस पर क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे बेटा? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो फोटोसिंथेसिस में देखिए हम लोगों ने कितनी टॉपिक क्लियर किया पहले? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सेकेंड टॉपिक रहेगा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड टॉपिक हम लोगों ने क्या क्लियर किया? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। किधर बढ़ते हैं बेटा? देखिए नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस की बढ़ते हैं कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए देखें बेटा कि फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके पहले ये देखा जाए बेटा कि पिगमेंट्स कहें किसको, यानी व्हाट इज पिगमेंट। क्लियर हो गया? देखिए पिगमेंट्स किसे कहें बेटा? देखिए सबसे पहले देखते हैं बेटा पिगमेंट्स। ठीक, पिगमेंट्स को अगर आप देखें बेटा तो पिगमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं, क्या है? पिगमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यानी पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्लियर हो गया बेटा? ये सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट, लेकिन किस पे बेटा? एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो किसे कह लें बेटा? पिगमेंट। यानी पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस या पिगमेंट इज सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसी को क्या कह लें बेटा? पिगमेंट्स। क्लियर हो गया? अब देखें बेटा, चूंकि हेडिंग हम लोगों की क्या है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कितने पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गई बात? इस टॉपिक में अगर आप देखिए तो इस टॉपिक में इतने पॉइंट देखा जाए तो जो है कि एनसीईआरटी ने या फिर नॉर्मली टच करते हैं, जो है इसमें इतने पॉइंट को टच करते हैं। ठीक, कि पिगमेंट्स क्या क्या हैं, पिगमेंट्स क्या क्या हैं,
उसके साथ साथ पिगमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है, इसी अरेंजमेंट के बेस पर कुछ कॉमन वर्ड आते हैं बेटा जो है, देखिए इसी पिगमेंट्स के अरेंजमेंट के बेस पर कुछ कॉमन वर्ड आते हैं जिन्हें आप कहते हैं बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। शॉर्ट में कहें बेटा तो LHC। इसी पॉइंट पर अगर हम देखें बेटा तो और क्या आ जाते हैं, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम्स। इसी पॉइंट पर आ जाते हैं एंटीना। इसी अगर देखें बेटा तो अरेंजमेंट पर ही आ जाते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ठीक। सबसे पहले तो ये केयर करें बेटा कि एनसीईआरटी में भी अगर आप केयर कीजिए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिया, लेकिन बहुत हल्के से पॉइंट पर इसको जो है डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है उन्होंने। क्लियर हो गया। रियल में देखें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम में रियल में डिफरेंट हैं, ठीक। तो अब इन्हीं को क्लियर करने की कोशिश किया जाए बेटा। तो सबसे पहले देखें बेटा कि पिगमेंट्स सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ पर। आइए देखें बेटा कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर विच आर पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर आप देखें बेटा तो पिगमेंट्स कौन से हैं, ठीक। पिगमेंट्स आप देखिए तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पिगमेंट्स एक तो हो गया बेटा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कह लीजिए, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल। क्लियर हो गया बेटा। ये क्लोरोफिल भी इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं ये क्लोरोफिल भी इसमें, एक हो गया बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, और सेकेंड हो गया आपका क्लोरोफिल, सेकेंड हो गया क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ये दोनों हो गए क्लोरोफिल, ठीक। इसके बाद अगर आप देखिए बेटा तो सेकेंड में कहने उनको ले लेंगे तो थर्ड पॉइंट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट में आप देखिए तो नेक्स्ट में हो जाएंगे बेटा ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आप देखिए तो नेक्स्ट में हो गए कैरोटिनॉइड्स, यानी कॉमनली जो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लियर हो गया बेटा। वैसे तो जानते होंगे लेकिन फिर भी एक पॉइंट क्लियर कर लिया जाता कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहें, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल विच कंटेन, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल विच कंटेन्स पिगमेंट्स। अब क्लोरो यानी पिगमेंट्स क्या हो गए बेटा, लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस को पिगमेंट कहें। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिए तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ठीक। ये सभी मिलकर के बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यही मिलकर के बनाते हैं फोटो सिस्टम, यही मिलकर के बनाते हैं एंटीने, यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, यही फोटो सिस्टम का भी फॉर्मेशन करते हैं, यही एंटीनी का भी फॉर्मेशन करते हैं और यही रिएक्शन सेंटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो जब सब यही करते हैं अगर फॉर्मेशन तो इनमें डिफरेंट नेम क्यों यूज करते हैं इनके लिए। अगर सभी फॉर्मेशन अगर यही करते हैं तो बात यह है कि इनके लिए डिफरेंट नेम या डिफरेंट वर्ड क्यों यूज किया जाए, ठीक। आइए देखें कि इन डिफरेंट वर्ड या इन डिफरेंट नेम की क्या मीनिंग है, ठीक। देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की एक मीनिंग ये हो गई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की एक मीनिंग ये हो गई कि जो लाइट को हार्वेस्ट करे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जो लाइट को हार्वेस्ट करे वो क्या होता,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स और प्रोटीन के, आप देखिए पिगमेंट्स और प्रोटीन इन दोनों के बने होते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही माइन्यूट लेवल पर इसको डिफरेंस की है जो है, लेकिन रियल में आप देखिए बेटा तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम, रिएक्शन सेंटर, एंटीनी में कहां डिफरेंस आइए देखते हैं। देखिए बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आप देखिए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये हो जाती है, ये सपोज कीजिए बेटा, ठीक, ये एक सर्किल हो गया बेटा जिसे आप इसमें प्रेजेंट पिगमेंट और प्रोटीन को, इसमें प्रेजेंट पिगमेंट प्लस प्रोटीन, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन ये दोनों इसमें होंगे बेटा, ये बनाते हैं एलएससी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात। अब यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सराउंड करते हैं कि इनर जो कि इनका पार्ट है, यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो ये इनर पार्ट जितना है सराउंड कर रहे हैं, इस पूरे इनर पार्ट को कहते हैं बेटा फोटोसिस्टम। समझ में आ गई बात। यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम को सराउंड करते हैं जो है, और ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देते हैं किसको, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफर कर देते हैं किसे, फोटोसिस्टम को। क्लियर हो गया बेटा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम मेजर लेवल पर देखें बेटा तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम इन दोनों को एक इक्विवेलेंट टर्म के रूप में आप देख सकते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम इन दोनों को इक्विवेलेंट टर्म पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब देखें बेटा कि एंटीनी किसको कहें और रिएक्शन सेंटर किसे कहा जाए। समझ में आ गई बात। देखिए रिएक्शन सेंटर का सीधी सी मीनिंग ये हो गई बेटा, पहले भी अगर पीछे थोड़ा सा रिमाइंड किया जाए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने देखा कि H2O से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, H2O से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके इन्हीं पिगमेंट सिस्टम के थ्रू घुमाते हुए पहुंचा देते हैं NADP+ पर, और NADP+ रिड्यूस होकर के NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, जो अब फिर आगे चल करके CO2 को रिड्यूस कर देता है। क्लियर हुआ बेटा। ठीक, तो देखिए अब रिएक्शन सेंटर एंटीनी में डिफरेंस क्या हो जाएगा। यहां पर रिएक्शन सेंटर उसे कहेंगे जो रियल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हो या रिलीज कर रहा हो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम का वो पार्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम का वो पार्ट जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, उसे क्या कर लें, रिएक्शन सेंटर कह लें। समझ में आ गई बात। अब बाकी जितने भी पिगमेंट बचते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के, उन सभी को कॉमनली या कलेक्टिवली कह लिया जाता है एंटीनी। समझ में आ गई बात। देखिए तो अगर इसी लेवल पर अगर इसको क्लियर करें बेटा, अगर इसी लेवल पर इसे क्लियर करें तो एक मान लीजिए कि ये सेंटर में हो गया बेटा रिएक्शन सेंटर। क्या हो गया, ये हो गया रिएक्शन सेंटर। समझ गए बात को। ठीक, अब बाकी जितने भी बचे हुए जो कि बचे बेटा जो है कि पिगमेंट्स, इन सभी पिगमेंट्स को कॉमनली क्या कह लिया जाए, एंटीनी। ठीक, तो देखिए तो एंटीनी क्या हो गया बेटा, यहां से लेते हुए ये पूरे के पूरे पार्ट जितना भी ये पिगमेंट और प्रोटीन मतलब पिगमेंट्स हैं, इन सभी पिगमेंट्स को क्या कह लें बेटा, इन सभी पिगमेंट्स को कलेक्टिवली कह लिया जाए एंटीनी। ठीक, इन सभी पिगमेंट्स को कलेक्टिवली चाहे ये हो गए और या फिर क्या हो गए, ये हो गए इतने, यानी कि रिएक्शन सेंटर को छोड़ करके बाकी पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर लिया जाए बेटा, एंटीनी। ठीक, एंटीनी का फंक्शन क्या हो गया यहां पे, एंटीनी का केवल और केवल यही फंक्शन आप देखिए जो है, तो एंटीनी क्या करते हैं बेटा कि डिफरेंट वे में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक, और ये डिफरेंट वे में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली डिफरेंट सेंटर से पहुंचाते हुए इन्हें कहां पर ले जाते हैं, रिएक्शन सेंटर को। समझ में आई बात। एंटीनी कह लीजिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम और रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस क्या है।
रिएक्शन सेंटर में और बाकी में डिफरेंस यही है बेटा कि रिएक्शन सेंटर ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, रिएक्शन सेंटर ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक, अब बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम के, वो केवल लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसफर करके कहां पहुंचा देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, रिएक्शन सेंटर एक चीज और जान लीजिए, पूरे के पूरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में केवल एक क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर का काम करता है, यानी एक क्लोरोफिल को छोड़ करके एक क्लोरोफिल ए को छोड़ दीजिए, यानी ओनली एक्सेप्ट वन क्लोरोफिल ए ऑल द रिमेनिंग पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटो सिस्टम्स एंटीनी और पिगमेंट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, तो देखिए, तो रिएक्शन सेंटर में क्या होगा बेटा कि इस रिएक्शन सेंटर में केवल एक क्लोरोफिल ए होगा। क्या होगा? केवल एक क्लोरोफिल ए होगा। बात यहां पर ये आती है बेटा कि क्या फिर क्लोरोफिल ए इसके अलावा पूरे फोटो सिस्टम में नहीं होंगे? एनसीईआरटी की लाइन यहीं पर बाकायदा कंफ्यूज करने की कंडीशन पे ले जाती है। एनसीईआरटी की लाइन एक ही वर्ड में जिक्र किया बेटा कि ओनली एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए ऑल अदर पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनी। क्लियर हो गया? यहां से सीधा सीधा ये क्लियर समझ में आता है कि इसका मतलब कि केवल एक ही क्लोरोफिल ए होगा, कहां पर, पूरे के पूरे पिगमेंट सिस्टम में, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट में उसने स्वयं क्वेश्चन भी उठाया है कि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे एबंडेंट पिगमेंट कौन सा है फोटो सिस्टम में, सबसे एबंडेंट पिगमेंट फोटो सिस्टम में कौन सा है। क्लियर हो गया? तो सबसे एबंडेंट पिगमेंट में जान लीजिए बेटा कि टोटल पिगमेंट में आप देखिए, टोटल पिगमेंट में आप देखें तो लगभग क्लोरोफिल बी ये होते हैं बेटा लमसम 25%। टोटल पिगमेंट्स जो है उसमें क्लोरोफिल बी लमसम कितने होते हैं बेटा? 25%। ठीक, इनसे भी कम होते हैं जैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। तो बात यह है कि बाकी फिर क्या है? सबसे एबंडेंट अमाउंट में या ग्रेटेस्ट अमाउंट में है बेटा क्लोरोफिल ए। सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में कौन सा पिगमेंट है बेटा? क्लोरोफिल ए। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरोफिल ए केवल सिंगल पीस नहीं है फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादा है, उसमें से केवल एक क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम करता है, बाकी क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम में ही रहते हैं। बात यहां पर आती है कि क्यों क्लोरोफिल ए फिर स्पेसिफिक हो जाता है ऐसा, एक ही क्लोरोफिल ए क्यों रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है? यह डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं, वो उसे स्पेशल बना देते हैं। रिएक्शन सेंटर के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स अटैच होते हैं, वो प्रोटीन उसे क्या करते हैं? स्पेसिफिक बना देते हैं। बाकी के साथ ऐसी बात नहीं होती। ठीक, तो ये रहा आपका पिगमेंट सिस्टम। बाकी अभी भी इस पर काफी डिटेल है, लेकिन आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में जिक्र की जाएगी बेटा।